स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उनसे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। इस सवाल का संबंध है अवैध खनन को रोकने हेतु जियो टैगिंग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद प्रदीप पुरोहित ने। उन्होंने खनन मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ओडिशा में अवैध खनन की निगरानी करने और उसे रोकने के लिए जियो टैगिंग अथवा अन्य भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है। यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ओडिशा में महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है। क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अथवा एजेंसियों ने महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाया है। यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। आवंटित खानों और घोटाला अवधि में शामिल कंपनियों का ब्यौरा क्या है। खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम के लिए जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी जैसी भूस्थानिक तकनीकों का उपयोग शुरू किया है। खान मंत्रालय ने अक्टूबर 2016 में खनन निगरानी प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवैध खनन की घटनाओं का पता लगाने और उनकी जांच के लिए पट्टा सीमा के बाहर 500 मीटर तक के क्षेत्र की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना है। एमएसएस को भारतीय खान ब्यूरो ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर के सहयोग से विकसित किया है। वर्ष 2016-17 में एमएसएस की स्थापना के बाद से परियोजना को ओडिशा सहित प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यों में लागू किया गया था। एमएसएस खनन पट्टों के 500 मीटर के दायरे में भूमि के स्वरूप में होने वाले बदलावों का विश्लेषण करता है। यदि इसमें विसंगतियां पाई जाती हैं तो अलर्ट जारी किए जाते हैं और जमीनी सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संभावित खनन स्थलों की पहचान करने के लिए गवेषण कार्यक्रम में वृद्धि करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चालू वर्ष 2024-25 में देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 195 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के माध्यम से खनिज गवेषण की विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अब तक एनएमईटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज गवेषण की 72 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खान मंत्रालय ने 32 निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी से वित्त पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। खान और खनिज अधिनियम 1957 को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था, ताकि प्रमुख खनिजों के संबंध में खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए ई नीलामी की पारदर्शी एवं गैर पक्षपाती पद्धति की शुरुआत की जा सके। अब तक ओडिशा सरकार ने 48 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की है और केंद्र सरकार ने ओडिशा में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के 3 खनिज ब्लॉक की नीलामी की है। खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 को खनिज संरक्षण, खनिजों के व्यवस्थित विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 18 के तहत तैयार किया गया था, ताकि पूर्वेक्षण या खनन कार्यों के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोका या नियंत्रित किया जा सके। एमसीडीआर संशोधन 2017 के नियम 12(1) के अनुसार पूर्वेक्षण और खनन कार्य इस तरह से किए जाएंगे ताकि खनिज भंडारों का व्यवस्थित विकास,
खनिजों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। MCDR 2017 के अध्याय 5 के तहत नियम 35 से 44 तक का प्रावधान सतत खनन के लिए किया गया है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में खनन क्षेत्रों में सतत विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इसके अलावा सतत विकास ढांचे को लागू करने के लिए मंत्रालय ने खानों की स्टार रेटिंग की एक प्रणाली विकसित की है। आज के कार्यक्रम में अगला सवाल जुड़ा है ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा काले धन को वैध बनाने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चौहान रविंद्र वसंतराव, सुधीर गुप्ता और धैर्यशील संभाजीराव माणे ने। इन सांसदों ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि क्या देश में ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग का नेटवर्क गंभीर रूप ले चुका है, और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस अवैध उपयोग द्वारा प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लेन देन पार किए जाने के अनुमान है, और यदि हाँ तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्या रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग उपयोग के विरुद्ध संघर्ष के लिए सरकार और गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बीच संयुक्त सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है, और यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म काले धन को वैध बनाने और अन्य अवैध गतिविधियों में भी लिप्त हैं? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा इन प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या ऐसे 600 से अधिक प्लेटफॉर्म विदेश से संचालित हो रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से GST की चोरी में संलिप्त हैं? इस सवाल का जवाब दिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सट्टेबाजी और जुआ भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी राज्य सूची की प्रविष्टि 34 के तहत एक राज्य विषय है, और राज्य विधान सट्टेबाजी और जुआ से संबंधित अपराधों को परिभाषित करते हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 162 के साथ अनुच्छेद 246 के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभाओं को सट्टेबाजी और जुआ से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी और जुए पर कार्रवाई सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार है। राज्य पुलिस विभाग अवैध सट्टेबाजी और जुए के संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों को उनके LEA की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरक बनाती है। केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और जुआ संचालन से उत्पन्न जोखिमों और इससे संबंधित संभावित नुकसान और अवैध गतिविधियों जैसे लत, वित्तीय नुकसान, वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। भारत और भारतीय इंटरनेट में उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले नुकसान से बचाने और देश के कानून के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से उद्योग के साथ जुड़ता है और उनसे इनपुट प्राप्त करता है। केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ऑनलाइन गेम से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समय समय पर मध्यस्थों को यह याद दिलाता रहता है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई गैरकानूनी गतिविधियों, सूचनाओं से निपटने के लिए IT अधिनियम और IT नियम 2021 के तहत अपनी उचित सावधानी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। IT नियम 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों और ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालता है।
मध्यस्थों को भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जिसमें सरकार के आदेश के खिलाफ या किसी भी गैरकानूनी जानकारी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर आईटी नियम 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी जानकारी को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है। ऐसी गैरकानूनी जानकारी में ऐसी कोई भी जानकारी शामिल है जो अन्य बातों के अलावा बच्चों के लिए हानिकारक है, या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित है, या उसे प्रोत्साहित करती है, या जो गलत सूचना है, स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी है, प्रकृति में असत्य या भ्रामक है, या जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है, या जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 112(1) जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, अनाधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास की सजा देती है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में आयकर लगाने में निश्चिंतता लाने के लिए सरकार ने वित्त अधिनियम 2023 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन गेम में शुद्ध जीत पर 30% की दर से आयकर लागू किया है। इसके अलावा सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ता को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संदर्भित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण प्राप्त करना होगा। ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं को भी आईजीएसटी अधिनियम के तहत विनियमित किया जा रहा है। जीएसटी खुफिया मुख्यालय महानिदेशालय को आईटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार एजेंसी के रूप में अधिकार प्राप्त है कि वह आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपतटीय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित अपंजीकृत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को निर्देश दे। इसके अलावा आईटी अधिनियम में संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 में परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को कमीशन को रोकने के लिए विशिष्ट सूचना लिंक तक पहुंचने को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को अवरोधन आदेश जारी करने का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022 से 2025 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ, गेमिंग वेबसाइट से संबंधित 1410 अवरोधन निर्देश जारी किए हैं। जीजीआई ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी, जुआ की आपूर्ति में शामिल अपतटीय संस्थाओं की भी जांच कर रहा है। अब तक डीजीजीआई ने आईटी अधिनियम के तहत MEITY के साथ समन्वय में अवैध गैर अनुपालन वाले अपतटीय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म की 357 वेबसाइट URL को ब्लॉक कर दिया है। 2 अन्य अलग मामलों में डीजीजीआई ने सामूहिक रूप से लगभग 2400 बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है और लगभग 126 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। डीजीजीआई ने लोगों को सतर्क रहने और ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने से बचने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए LEA को एक ढांचा और परिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि आम जनता साइबर वित्तीय धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल में वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए अलग अलग उपाय हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स को ऑनलाइन गेम्स, फैंटेसी, स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन के बारे में सलाह जारी की है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उसी का पालन करें।
दिशा निर्देशों में यह भी शामिल है कि हर गेमिंग विज्ञापन में प्रिंट स्टैटिक मीडिया के साथ साथ ऑडियो वीडियो फॉर्म में ASCI कोड के अनुरूप अस्वीकरण होना चाहिए, जिसमें यह संकेत दिया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और यह लत बन सकता है। MIB ने सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए ये सलाह जारी की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डग्गू मल्ला प्रसादा राव, केसिनेनी शिवनाथ और जी लक्ष्मी नारायण ने। इन सांसदों ने अपने सवाल में पूछा कि आंध्र प्रदेश में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आज तक चिन्हित आकांक्षी ब्लॉक्स की कुल संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है। आंध्र प्रदेश में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत अब तक ब्लॉकवार क्या प्रगति हुई है, साथ ही मापनीय परिणाम, प्रभाव, आकलन और दर्ज किए गए सुधार ब्लॉकवार क्या हैं। सरकार द्वारा खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक्स में विकास में तीव्रता लाने, साम्यपूर्ण संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त ब्लॉक, विशेषकर अनंतपुर जिले को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का विचार है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इसका जवाब योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में 15 आकांक्षी ब्लॉक हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से शासन में सुधार के लिए एक प्रतिदर्श है। यह कार्यक्रम 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में त्रैमासिक आधार पर सभी आकांक्षी ब्लॉक की निगरानी करता है। ये संकेतक स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। सभी संकेतकों पर समस्त 500 आकांक्षी ब्लॉकों की प्रगति की निगरानी की जाती है और प्रदर्शन डेटा चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। यह कार्यक्रम केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन और नागरिकों के बीच सहयोग के माध्यम से मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी अभिसरण पर केंद्रित है, जिसमें अतिरिक्त धनराशि की बड़ी मात्रा शामिल नहीं है। 40 KPI में सुधार के आधार पर डेल्टा रैंकिंग पद्धति के माध्यम से सभी 500 ब्लॉक्स की प्रगति की तिमाही निगरानी की जाती है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भारत भर में 500 ब्लॉक्स को कवर करता है। वर्तमान में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को 500 ब्लॉक से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए। राज्यसभा से जो पहला सवाल हमने कार्यक्रम में शामिल किया है वो जुड़ा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण संबंधी पूरक से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि देश के विभिन्न राज्यों में 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में पूरक पोषण आहार दिया जाता है, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं, इनका कैलोरिक मान कितना होता है और इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा कितनी होती है। इस सवाल का जवाब दिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक, स्वयं चयनित व्यापक योजना है जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने में प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। इसे पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है
ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। इसे मुख्य रूप से अनुशंसित आहार भत्ता और औसत दैनिक खुराक के बीच के अंतर को पाटने के लिए तैयार किया गया है। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी विशिष्ट थे। संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्धता के अनुसार मेन्यू निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करा रही है।